इसलिए वो तमाम जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये देखा कि जब हमें ये जरूरत थी कि तमाम कंट्रीज, सबसे पहले मैं बात करूंगी अमेरिका की, जो कि वर्ल्ड पावर है, जो कि ये कहते हुए नहीं थकते थे नरेंद्र मोदी, हाउडी मोदी से लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम करवा के कि डोनाल्ड ट्रंप उनके कितने घनिष्ठ मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार जिस तरह के का वक्तव्य लगातार वो दे रहे हैं, लगातार जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, हर सुबह उठकर उनका एक काम होता है कि कैसे भारत को और नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को वो नीचा दिखाएं, जिससे लेकर अभी तक प्रधानमंत्री पूरी तरीके से मौन है, कोई बात उन्होंने नहीं कही है। तो अमेरिका से लेकर और तमाम जितने भी कंट्रीज थे जिनके साथ ये दिखाया जाता रहा कि हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं, उन सब ने या तो भारत और पाकिस्तान को एक साथ रखा या फिर वो पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर खड़े हुए नजर आए, जिसमें मैं अमेरिका की भी बात करूंगी, टर्की की बात करूंगी, जिसमें सऊदी अरब की भी बात की जा सकती है, चाइना की भी बात की जा सकती है। चाइना ने तो जिस तरह से साथ मिलकर इस ऑपरेशन सिंदूर जब हम कर रहे थे और पाकिस्तान का जिस तरह से साथ दिया है, वो उसमें तो कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए, अब भारतीय सरकार को क्या करने की, बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी को क्या करने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने डेलीगेशन जो है वो अलग अलग पार्टियों की डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो उन्होंने बनाए हैं, 7 अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो तैयार किए गए हैं और अलग अलग जो सांसद हैं पार्टियों के वो इसको लीड करेंगे और यूएनएससी के जो देश हैं वहां पर जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और हिंदुस्तान की का जो मौकिफ है उसके बारे में वो बताएंगे जाकर। यानी कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की तरफ से बताया गया कि बेहद कामयाब ये हुआ है और हमने जिस तरह से चुन चुन कर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया, वो जाहिर सी बात है सारे दुनिया के सामने है। लेकिन ऐसे वक्त में एक छोटे सा मुल्क पाकिस्तान, जो कि पड़ोसी देश है, जिसकी कोई हैसियत उस तरह से नहीं है, उसके सामने भारत को आखिर क्यों ये डेलीगेशन बनाकर दूसरे मुल्कों में भेजना पड़ रहा है, ये बताने के लिए कि हमने कैसे इस कार्रवाई को किया और क्यों किया और किस तरह से किया और भारत की जो स्थिति है उसको समझाने और बताने के लिए ये डेलीगेशन क्यों बनाना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो इंडिया गठबंधन जिसको इंडी इंडी कहकर नरेंद्र मोदी बुलाते रहे हैं, आखिर उसके सामने वो बैकफुट पर क्यों आ रहे हैं, आखिर उसी इंडिया गठबंधन का साथ अब नरेंद्र मोदी को क्यों चाहिए। ये वही इंडिया गठबंधन है जिसको देशद्रोही, जिसको पाकिस्तान परस्त, आपको पता ही है कि जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई तो उसको कहा गया ये तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, चीन परस्त, ये सब बताया जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, उनके सांसदों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से। तो आखिर उन तमाम लोगों को इस डेलीगेशन में शामिल करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, आखिर क्यों किराए के लोग चाहिए अब इस मोदी सरकार को अपनी इमेज को चमकाने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए। ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं जब से वो नाम तमाम सामने आए हैं। जो नाम इसमें है उसमें एक नाम है शशि थरूर का, जिसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं, क्योंकि जब कांग्रेस से ये कहा गया कि आप कुछ सांसदों की आप लिस्ट दीजिए इस डेलीगेशन में शामिल होने के लिए, तो जो 4-5 नाम उन्होंने सुझाए थे उनमें से एक भी नाम को इसमें शामिल नहीं किया गया, बल्कि सीधे डायरेक्ट डील की नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने शशि थरूर से और उनको डायरेक्ट इस डेलीगेशन में शामिल होने के लिए कहा गया। हालत ये हो गई कि कांग्रेस को सामने आकर ये कहना पड़ा कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है, ये नाम खुद भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनकी सरकार के अंदर काबिल लोग हैं ही नहीं, या पूरी तरीके से उनकी इस तरह से कमी है कि उन्हें दूसरे लोगों को शामिल करना पड़ा। लगातार आप ये देख रहे हैं कि शशि थरूर, चाहे वो जब केरल गए थे तब किस तरह से वो शशि थरूर से मिलते हुए नजर आए, अलग अलग मंचों से उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। अब उसके अलावा कनिमोझी का इसमें नाम है, सुप्रिया सुले का इसमें नाम है। तो आप देखिए कि जो पार्टी हैं, अलग अलग पार्टीज, उनके जो सबसे मुखर चेहरे हैं
उनको इसमें चुना गया है ताकि बात को ठीक से वहां पर रखा जा सके। इसीलिए लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपने खुद के नेता नहीं है, उतने काबिल नेता नहीं है उनके पास कि उनको ये प्रतिनिधि मंडल में इंडिया गठबंधन के नेताओं को शामिल करना पड़ रहा है। और क्योंकि ये वही इंडिया गठबंधन है जिसने पानी पी पी कर कोसते रहे हैं प्रधानमंत्री। और सवाल ये है कि आज आप डेलीगेशन बनाकर जिन नेताओं को शामिल कर कर आप भारत का की स्थिति को रखने के लिए आप भेज रहे हैं, आने वाले चुनाव में क्या आप उनको उस तरह से पानी पी पी के कोसेंगे नहीं जैसे आप हमेशा से करते रहे हैं? क्या आपने तिरंगा यात्रा निकालकर जिस तरह से इसका राजनीतिकरण किया है और इसका राजनीतिक फायदा आप लगातार उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं और आगे इलेक्शन में सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, क्या ये जो डेलीगेशन जाएगा जो सरकार की और हिंदुस्तान की स्थिति को रखेगा, क्या इन सब के बारे में फिर आप बात करना छोड़ देंगे? ये तमाम वो सवाल हैं जो देश पूछ रहा है। और साफ तौर पर ये लग रहा है कि पहलगाम के अटैक के बाद नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से बैकफुट पर है और उनकी विदेश नीति जो है उसका कच्चा चिट्ठा बिल्कुल पूरी तरीके से खुल गया है। आपने अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी सुना होगा, उनकी वो क्लिप पूरी तरीके से वायरल है जिसमें ये बता रहे हैं कि सेना के अटैक से पहले यानी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने से पहले पाकिस्तान की आर्मी को बताया गया था, ये कहना है एस जयशंकर का। और इस पर अब ये कहा जा रहा है, खासतौर पर संजय सिंह ने इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने देश के साथ गद्दारी क्यों की है ये वो बताएं, भारतीय सेना के साथ गद्दारी क्यों की है। विदेश मंत्री कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। मोदी जी आपने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले आतंकियों के आका पाकिस्तान को आखिर क्यों बताया? वो कह रहे हैं कि ये देश के साथ गद्दारी है, देश के लोगों के साथ गद्दारी है, ये सेना के साथ गद्दारी है। कोई बर्थडे पार्टी नहीं हो रही थी जिसका इनविटेशन आपने दिया था, एक हमारे ऊपर देश के ऊपर हमला हुआ था और उसकी हम जवाबी कार्रवाई कर रहे थे और उस जवाबी कार्रवाई से पहले आप उस आर्मी को बता रहे हैं जिस आर्मी को लेकर आप ये कहते रहे हैं कि वो आतंकियों को पालते पोसते रहे हैं। आप सुनिए संजय सिंह को और आप सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। ये सवाल अब पूरे देश को सरकार से पूछना चाहिए। इस वक्त जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री
मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? शुक्रिया। तो आपने सुन लिया संजय सिंह को, बहुत वाजिब सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि देश के हक में जो भी होगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं। डेलीगेशन को लेकर उन्होंने ये बात कही है, लेकिन साथ साथ उन्होंने सवाल उठाए हैं कि लगातार जिस तरह से एक नहीं कम से कम 5 से 6 बार अब तक डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरह की जो बातें कह चुके हैं कि भारत जीरो टैरिफ के लिए राजी हो गया है, सीज फायर उन्होंने कराई। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने धमकी दी कि अगर युद्ध आप बंद नहीं करोगे तो आपके साथ व्यापार नहीं होगा। इस सब के बीच अंबानी जाके कतर में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं, डील करते हैं। ऐसे वक्त में जब भारत विरोधी तमाम बयान वो दे रहे हैं, लगातार भारत को एक तरह से वो नीचा दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में अंबानी वहां पर जाकर गलबैयां करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के बेहद करीबी दो चेहरे ही हैं, अडानी और अंबानी, ये लगातार राहुल गांधी कहते रहे हैं। और दूसरा, अब आप ये देखिए कि ये आखिर सवाल ये उठता है, चाहे विजय शाह हो, वो सेना का जिस तरह से अपमान करें, उसके बाद मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सेना का किस तरह से अपमान किया कि चरणों में नतमस्तक है देश और सेना। उसके बाद एस जयशंकर ने जो बयान दिया है और जिस पर गंभीर सवाल संजय सिंह ने उठाए हैं, अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है लगातार, और लगातार ये बताया जा रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी के रहते उनकी लीडरशिप में क्या हो गया, हमने क्या करके दिखा दिया, सब बताने की कोशिश की जा रही है। हम सब जो है वो सेना के साथ है, हमने सेना के शौर्य को सलाम किया, आज हम सब महफूज बैठे हैं क्योंकि जो सेना है उन्होंने जाकर बॉर्डर पर ये जो लड़ाई है वो लड़ी। लेकिन सरकार क्या कर रही है उसको लेकर सवाल उठना वाजिब है, और लगातार सरकार में बैठे लोग क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। और हालत ये है कि उनको किराए के लोग जो है वो लेने पड़ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। और शशि थरूर वो जो अलग अलग 7 ग्रुप बनाए उनमें से एक ग्रुप को वो लीड करेंगे। इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर तो आपको याद ही होगा ना, भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक क्या कुछ नहीं कहते हुए नजर आए हैं कि ये तो देश को बांटते हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, ये तो गद्दार हैं, ये सब कहते रहे। अब उन्हीं गद्दारों की, पाकिस्तान परस्तों की जरूरत अब उनको पड़ रही है अपनी बात को रखवाने के लिए अलग अलग देशों में। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? वो भी ऐसी लीडरशिप में जो लगातार ये बताते रहे कि वो तो विश्व गुरु है। ऐसा देश में देश की छवि कभी भी नहीं हुई आजादी के बाद, जब चाहे वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हो या फिर जवाहरलाल नेहरू रहे हो, कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे नरेंद्र मोदी के रहते हुआ। तो फिर ऐसे मुश्किल वक्त में कोई भी कंट्री हमारे साथ आकर खड़ा क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की और प्रधानमंत्री का अपमान क्यों लगातार वो कर रहे हैं। तीसरा सवाल, एस जयशंकर ने जो बयान दिया है, क्या ये देश के साथ गद्दारी है, क्या सेना के साथ गद्दारी है, ये महत्वपूर्ण सवाल। और चौथा सवाल, आखिर इंडिया गठबंधन के आगे बैकफुट पर क्यों आते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या विदेश नीति पूरी तरीके से सरकार की फेल साबित हुई है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप तमाम मेहमानों को देख सकते हैं। 4 महत्वपूर्ण चेहरे हैं फिलहाल मेरे साथ। पुष्पेंद्र चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसान नेता हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जाना माना चेहरा है। पुष्पेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट अमरीश मिश्रा जी भी जुड़ गए। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट, किसान नेता, मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और विदेश मामलों पर पैनी नजर रखने वाले ओंकारेश्वर पांडे जी भी जुड़ गए। ओंकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और शुरुआत ओंकारेश्वर जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। ये जो पूरी भूमिका मैंने फिलहाल रखी है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, आखिर बैकफुट पर क्यों आ गई है नरेंद्र मोदी सरकार? इंडिया गठबंधन का सहारा किराए के लोग उन्हें लेने पड़ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, आखिर ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? आवाज खोले ओंकारेश्वर जी की। जी
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वही करने जा रही है जो नरसिंह राव की सरकार ने एक समय किया था। अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस में भेजा था, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। तब पक्ष और विपक्ष में इतनी तलवारें नहीं खींची रहती थी और एक दूसरे को ऐसे नहीं साबित किया जाता था। इस पिछले 10-11 सालों में विपक्ष को जिस तरह से बार बार पाकिस्तान समर्थक, देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्दों से नवाजा गया है, उसने एक बड़ी खाई खींच दी है पक्ष और विपक्ष के बीच में। यहाँ तक कि बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता कहा करते थे कि भाई वो प्रतिपक्ष हैं, वो उनका एक सम्मान है, हमारे यहाँ प्रतिपक्ष का भी उतना सम्मान है। मोदी सरकार में प्रतिपक्ष के उस सम्मान को लगभग खत्म कर दिया गया। एक शेर याद आता है कि दुश्मनी लाख करो मगर इतनी भी गुंजाइश रहे कि फिर कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। आज वो शर्मिंदगी की स्थिति है। आप किस मुंह से इन्हीं कांग्रेस के लोगों को आप कहेंगे कि दुनिया भर में जाइए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाइए और हमारे लिए बात करिए। आपने उनके साथ क्या इतनी गुंजाइश रखी है पहले, जैसे कि पहले की सरकारें रखा करती थी? पहले भी कांग्रेस की सरकारें थी, वो विपक्ष के साथ एक सम्मान का भाव रखती थी। अगर मतभेद होता भी था तो उसको इतना पर्सनलाइज्ड और इतना इस लेवल पे नहीं ले जाते थे जो आज पिछले 10-11 सालों में हमने देखा है। और तो जितना सरकार ने नहीं किया होगा उतना पार्टी ने, उतना जो है उनके समर्थक ब्रिगेड ने, लेकिन कभी भी सरकार ने उसको रोकने की कोशिश कि नहीं, इस भाषा में बात नहीं होनी चाहिए, इनको इस तरह से डील नहीं किया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल वो एक प्रतिपक्षी हैं हमारे और उनका भी बराबर का सम्मान है। तो आज वही स्थिति आ गई। इसके पीछे भी 2-3 सवाल खड़े होते हैं। मैं डॉक्टर जयशंकर के बयान पर बाद में आऊंगा। पहले ये सवाल करना चाहता हूं कि आज तो दुनिया भर में अनेक राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के सीधे मित्र हैं। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति को वो हमेशा माय फ्रेंड कहते रहे हैं, उसके अलावा पुतिन भी हों, चाहे वो फ्रांस के हों, चाहे जर्मनी के हों, चाहे इटली की मिलोनिया, मतलब तमाम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष जो मैटर करते हैं विश्व में, वो तो हमारे प्रधानमंत्री के निजी मित्रों में से आते हैं। उनके साथ गलबहियां, उनके साथ उनकी जो झप्पियां और वो सब की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। पर ऐसा क्या हुआ कि आज जब शाम के बाद की स्थितियां आई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के साथ हम वाकई युद्ध की स्थिति में खड़े हुए, तो दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं आया। हमारा पारंपरिक देश जो रशिया था, जिसने 1971 के युद्ध में अपनी पनडुब्बियां भेजकर अमेरिका को भी दूर रहने के लिए बाध्य कर दिया था, वह तक सामने नहीं आया। तो क्या हुआ, ऐसा क्या गड़बड़ है? चाहे कनाडा हो, ब्राजील हो, चाहे कोई अन्य देश हो, जमाम देख लें, ये टर्की भी एक समय हमारे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी। ये ठीक है कि वो पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। तो हमारी विदेश नीति कहाँ गड़बड़ हो गई? जबकि प्रधानमंत्री लगातार दौरे करते रहे, सबसे ज्यादा दौरे करने वाले प्रधानमंत्रियों में वो शुमार हैं और सभी देशों में उनको व्यक्तिगत रूप से सम्मान भी दिया गया है। तो कहीं कोई दिक्कत तो हुई है। आपकी विदेश नीति आपके सेंट्रिक होके रह गई। विदेश मंत्रालय कहाँ है उसमें? विदेश मंत्री कहाँ है उसमें? विदेश मंत्री तो गौण हो चुके, विदेश मंत्रालय गौण हो चुका। ये एक पॉलिटिकल जो एडवेंचर जो किया जाता रहा पूरे विश्व में, उसका नतीजा आज दिखाई दे रहा है कि जिसको हम मित्र मानते रहे, वो हर रोज टैरिफ पर टैरिफ लगा रहा है, हमें झुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है, हमें कहना पड़ रहा है। और वो कह रहा है कि हाँ, इन्होंने तो जीरो टैरिफ हमसे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। वो बता रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में हमने युद्ध विराम करा दिया। आज तक भारत ने किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की थी। भारत सरकार ने कैसे इस मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया? कैसे उसकी बातों पर आके युद्ध विराम में आ गए? और कैसे आज आप दुनिया भर में जाएंगे, चाहे आप ये डेलीगेशन भेजेंगे, ऑल पार्टी डेलीगेशन, उसके पास भी क्या सबूत होंगे? पहलगाम के, पुलवामा के, दुनिया तो सबूत मांगेगी ना कि भाई सबूत दिखाइए। आतंकवाद एक मुद्दा है, आतंकवाद के वो खिलाफ हैं, वो पहले भी निंदा करते रहे हैं, आज भी निंदा करेंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर की बात करेंगे तो वो कहेगा कि भाई ताजा सबूत दिखाइए। 26/11 के सबूत थे, करगिल के सबूत थे, इसके पहले जितनी बड़ी घटनाएं हुई उसके सबूत थे।
जो भी घटनाएं हुई हैं उसके सबूत रहे हैं। तो ये तो एक सवाल खड़ा करना पड़ेगा ना। और जिन ऑल पार्टीज के साथ जो आपका रिलेशन रहता है पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंट के बाहर, क्या वो एक प्रतिपक्षी का नहीं होना चाहिए था? क्या पार्टी के लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए था कि हमने अपने विपक्ष के साथ कौन सा भाव रखा है? तो आज ये हालात आ गए हैं कि आपको उनके मदद की जरूरत पड़ रही है, जो कि पड़ती ही है, राजनीति में पड़ती ही है। आज आप पक्ष में बैठे हैं, कल आप विपक्ष में बैठेंगे, तो आपको सम्मान आप जितना करेंगे उतना ही सम्मान विपक्ष के लोग जब सत्ता में होंगे तो करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर का जो बयान है वो आश्चर्यचकित कर देने वाला बयान है कि कोई विदेश मंत्री के पद पर बैठा हुआ, जो खुद विदेश सचिव रह चुका, एक सीनियर डिप्लोमेट रहते हुए, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में, युद्ध के स्टार्टिंग में ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था? आप कैसे बता सकते हैं? आप किस आधार पर बता सकते हैं? आप हमले के बाद बता सकते हैं, या तो आपकी भाषा जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं आई, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपने क्या कहना चाहा था और क्या कन्वे हुआ है। क्या किसी देश का विदेश मंत्री अपने दुश्मन देश को पहले ही सूचना दे देगा कि हम आपके यहाँ अटैक करने वाले हैं, और आप कहेंगे कि आपके बच्चे को मार रहे हैं, आप बीच में मत आइएगा? आतंकवादी पाकिस्तान के बच्चे के समान है, उसकी सेना के बच्चे के समान है। आप कह रहे हैं आपके घर में आके आपके बच्चे को 2 थप्पड़ लगाऊंगा, लेकिन आप चुप रहना, आप बीच में मत आना, और मैं पहले से बता देता हूं। ये बचकाना बयान है। इसको किसी भी तरीके से, राजनयिक तरीके से मेच्योरिटी का इसका वो नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई मैच्योर बयान है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो उनको बयान देने में गलती हुई है, या कुछ शब्दों में हेरफेर हुआ है। ये उनको क्लैरिफाई किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा जी। हुआ है तो फिर संजय सिंह जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही सवाल उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही आरोप लगा रहे हैं। तो पूरी की पूरी विदेश नीति हो, चाहे आपकी आंतरिक सुरक्षा की नीति हो, चाहे वो रक्षा की नीति हो, वो चलती है आपस में परामर्श से, आपस में विश्वास से। क्या वास्तव में देश को लगता था कि ये 26 लोगों की हत्याएं हुई तो बिना तहकीकात किए, बिना उन अपराधियों तक पहुंचे हमें तुरंत युद्ध में उतर जाना चाहिए था? क्या ये देश को महसूस होता है? आप डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिए, फॉरेन एक्सपर्ट से पूछिए, ज्यादातर लोग इससे इनकार करेंगे। अगर आप उतर गए तो फिर आपको डिसाइसिव होके उतरना था, या तो आपको उतरना नहीं चाहिए था, या आप उतर गए तो रुकना नहीं चाहिए था। आप एक निर्णय करके आते ना। या अगर आपने बीच में युद्ध विराम किया तो आपने कोई शर्त उनसे लिखवाई कि ये चीजें हमारी शर्त हैं और इस शर्त के आधार पर हम इस युद्ध विराम को मानते हैं। आनन फानन में उतर जाना, आनन फानन में पीछे लौट जाना, ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि सही लोग प्रधानमंत्री को सलाह नहीं दे रहे हैं, या प्रधानमंत्री सही लोगों से सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं। क्या अमित शाह से सलाह मशवरा किया गया था? सीसीएस की तमाम बैठकों में वो नजर नहीं आए। क्यों नजर नहीं आए? वो गृह मंत्री हैं, कश्मीर मामलों के जिम्मेवार हैं, ये सीधे उनकी जिम्मेवारी है। तो ऐसे बहुत से मामले हैं, बहुत सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि संसद का जब सत्र आएगा तो इस पे तमाम पक्ष के लोग जो हैं इस पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद ऑल पार्टी मीटिंग से भी नदारद है नरेंद्र मोदी लगातार। और जब संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार कर रहा है विपक्ष, उसको वो भी नहीं मान रहे। तो आप ये देखिए, दोगला चरित्र देखिए कि एक तरफ जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो नरेंद्र मोदी एक में भी नहीं आते हैं, दूसरे में भी नहीं आते हैं। जब विशेष सत्र की मांग की जाती है तो उसको पूरी तरीके से अनसुना कर दिया जाता है। जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जब उनको अपनी जरूरत है तो फौरन चिट्ठियां लिखी जाती हैं इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों को, और कहा जाता है कि भाई आप अपनी तरफ से नाम दीजिए ताकि हम ये प्रतिनिधि मंडल बनाएं, और उसके बाद हम दूसरे देशों में भेजें ताकि हम अपनी स्थिति को साफ करें। तो आप एक तरफ उसी इंडिया गठबंधन की मांग को आप पूरी तरीके से नदारद करते हैं, दूसरी तरफ आपको अपना चेहरा चमकाने के लिए उन्हीं नेताओं की जरूरत है। तो ये दोगला चरित्र नहीं है तो फिर क्या है पुष्पेन जी? और ये आखिर ये जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की विदेश नीति एक तरह से हम कहें कि फेल होती हुई नजर आ रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 11-11.5 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, और उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए,
दूसरा जी, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ये मोदी जी सुबह सुबह ट्विटर पर ट्रेंड देखते हैं, ट्रोल क्या कह रहे हैं वो देखते हैं, और गोदी मीडिया क्या कह रही है उसको फिर शाम को निर्णय ले लेते हैं, अगले दिन उसकी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी जो इनकी विदेश नीति है, ये सोच के तो ये गए थे कि मैं गले लग रहा हूं, ये वास्तव में गले पड़ गए थे सब लोगों के। अपने आप को स्वयंभू विश्वगुरु बना करके पूरे विश्व में डंका बजा करके ये घूम रहे थे कि साहब हमने जो है सारे देशों का दौरा कर लिया है, सारे देश हमारे मित्र बन गए हैं और सब हमें विश्वगुरु मान रहे हैं, और हमारे सामने, मोदी के सामने सब नतमस्तक है। देश के सामने भी नहीं, मोदी के सामने सब नतमस्तक है। उसी की जो है परलिशिक होते हुए एक बयान अभी जो डिप्टी सीएम का आया है कि भैया इतना ज्यादा मारा पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान की सेना और देश मोदी के सामने नतमस्तक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो इनका सर इतना बड़ा हो जाता है कि वहां किसी को स्थान नहीं दिया जाता है कि सारा बुढ़ासा और सारा सहरा मेरे सर पे बंधना चाहिए। लेकिन जब सर पे ठीकरा फूट रहा है तो इन्होंने कहा लाओ कुछ और सर चाहिए ताकि मेरे सर पे ना फूटे, कुछ शशि थरूर के सिर पे फूट जाए, कुछ विदेश ये जो विपक्ष के हमारे नेता हैं उनके सर पे भी फूटना चाहिए, मेरे सर पे नहीं फूटना चाहिए ये ठीकरा। और ये गायब हो गए, और ये विदेश मंत्री जो है ये कितने दिनों बाद अपने बिल में से बाहर निकल के आए हैं। ये सारे ऑपरेशन के दौरान इनका कोई फोटो, इनका कोई बयान कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल जो है बाद में आकर के निकल रहे हैं। और उस टाइम भी इन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया है कि साहब हमने तो पहले ही बता दिया था पाकिस्तान। अरे भैया, एक सरप्राइज एलिमेंट किसी भी फौजी कार्रवाई में, अटैक की कार्रवाई में, युद्ध की कार्रवाई में होता है। इवन पहलवानों की कुश्ती आप देख लो, तो कुश्ती में वो आदमी हाथ ऊपर को करता है लेकिन फिर टांग पकड़ देता है फट से, यानी दिखाता है कि मैं ऊपर वाले हिस्से पर अटैक कर रहा हूं लेकिन अटैक नीचे कर देता है। इनको इतना ही समझ है कि भैया ये पहले ही बता देते हैं कि साहब देखो हम आज शाम को इतने बजे आपके यहाँ ये जगह हम अटैक करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना, लेकिन आप बीच में मत आना। अरे जब दूसरे देश पे जाकर के कोई गोला फटेगा तो वो तो रिएक्शन तो वो करेगा ही करेगा, चाहे उसकी गलती थी या नहीं थी। अब आपने कहा 26 आदमी हमारे मार दिए, सब जो है पूरे विश्व ने देखे, वो आतंकवादी कहां भाग गए उनका कोई अता पता नहीं है। आपने जो है सीज फायर जो किया था और कम से कम उनसे यही मांग लेते। आपने प्रचार तो सारे दुनिया में कर दिया, हमने जो है छाती पे हम चढ़ बैठे और पाकिस्तान की हमने गला दबा दिया, और हम तो पाकिस्तान को तोड़ने फोड़ने वाले थे। कराची से लेके, लाहौर से लेके, रावलपिंडी से लेके तमाम शहरों पे हमारे कब्जे हो गए थे। तो भक्तों को अब समझ में ये नहीं आ रहा कि जब कब्जा हो गया था तो जो है पाकिस्तान को छोड़ने की या सीज फायर करने की क्या आवश्यकता थी। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कही थी, जो आज इंडियन एक्सप्रेस में ये योगेंद्र यादव जी का एक वो छपा है, उसको मैं पढ़ के सुना जी। रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में पाकिस्तान की तरफ से ये प्रधानमंत्री का बयान था, उसमें स्टेट जो राष्ट्र के नाम संदेश था, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे से कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं होगा, नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। अरे भैया, ऐसा किसने किससे कहा, किसका स्टेटमेंट आया? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट उल्टे इनका शरीफ का सुना है, इसमें वो कह रहे हैं कि भैया मेरे पास आसिम मुनीर का फोन आया कि बातचीत करने के लिए घुटनों पे आ गया है जो है हिंदुस्तान, तो हम बताएं क्या करें। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, हमने जो उसका इलाज करना था कर दिया, आप बातचीत कर लो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन की बात हो रही है, और एविडेंस क्या है? 3:30 बजे ट्रंप कहते हैं इस बात को, यानी मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो चुका था ऑलरेडी। आपने दूसरे आदमी की जो सिफारिश समझ लीजिए या दबाव समझ लीजिए या ट्रेड की बात समझ लीजिए, जो पूरे विश्व में डंका बजाते फिर रहे हैं, वो मैंने करवाया है, वो उनकी बात गलत नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से इसमें इंटरवेंशन किया है, और उन्होंने इस बात को कहा है क्योंकि उन्होंने ट्वीट करके साबित कर दिया कि उनको पता था कि अब जो है सीज फायर होने वाला है। उसके 1-1.5 घंटे बाद आप सीज फायर कर देते हैं, और उसके 1-1.5-2 घंटे बाद जो है पाकिस्तान पुनः आपके ऊपर अटैक कर देता है। अगले दिन आप स्टेटमेंट देते हैं
फिर अटैक पाकिस्तान की तरफ से होता है। इससे ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान कभी भी घुटनों पे आया ही नहीं था, क्योंकि जो घुटनों पे आता है वो तो जान बचा के भागता है कि सब अच्छा है, जान बची लाखों पाए और भैया सीज फायर हो गया, नहीं तो देश बर्बाद हो जाता। नहीं तो वो अगले दिन 2 दिन लगातार आपसे दोबारा से उसको क्यों शुरू करता। और मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा कि जब सीज फायर उसने तोड़ दिया तो क्या सीज फायर वो एक पुराना वाला कैसे खड़ा रह गया? तो उसके बाद आपने अटैक क्यों नहीं जो है रिज्यूम किया, क्यों नहीं उसके ऊपर जो है कार्रवाई की? तो विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय या ये तमाम जो चीजें हो रही है, इससे पता लग रहा है कि ये इन्होंने केवल बर्बादी की है, इन्होंने केवल अपने यहाँ के अंध भक्तों की आंखों में धूल झोंकने का, देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। अब वो एप्पल वाली बात भी कह दी। जो ट्रंप है वो तो रोज जो है इनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। आज भी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है। और जो अब 2 दिन पहले गोदी मीडिया इतना प्रसन्न हुआ एक बयान से कि ट्रंप ने कह दिया भाई मैं नहीं था। उसका बयान मैं वास्तव में पढ़ के सुना रहा हूं, 2 ही लाइन जो दोहा कतार में उन्होंने कहा था, आई डोंट वॉन्ट टू से आई डिड इट, यानी मैं कहना नहीं चाहता, बट आई श्योर एज हेल हेल्प सेटल द प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया लास्ट वीक। और बाकी वो सारी आगे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कहना नहीं चाहता लेकिन किया मैंने ही है। इन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन ये लगाया कि ट्रंप ने कह दिया कि मैंने नहीं करवाया, और पूरा जो है गोदी मीडिया और भक्त जो है आनंदित हो गए। और इतने आप आनंदित थे तो कंगना रनौत ने जो ट्वीट कर दिया था, वो तो मोदी को ही महामानव बताते हुए किया था, तो तुरंत जो है नहीं ट्रंप को दोष मत दो, तुरंत उस ट्वीट को हटाओ। तो ये जो चीजें हो रही है, ट्रंप से आपको क्या भय है? आप ट्रंप के दबाव में क्यों हैं? जब एक छोटा सा देश जो 3 साल से लगातार पिट रहा है, यूक्रेन जैसा देश, वो ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है। और आपको याद होगा जब चीन के ऊपर इन्होंने टैरिफ लादे थे ट्रंप ने, तो चीन ने ट्वीट किया था कि चाहे ट्रेड वॉर हो चाहे कोई और वॉर हो, हम सारे तरह के वॉर के लिए तैयार है। इन्होंने क्यों नहीं किया कि भाई ट्रंप बाबा आप जरा बाहर रहिए, और कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। पाकिस्तान को देखो क्या क्या हासिल हुआ इसमें से। पाकिस्तान ने अटैक किया, आदमी मारे, उसके बाद आपने 22 तारीख से ऐसा हल्ला मचा दिया कि अब हम मारेंगे, अब हम मारेंगे, अब हम मारेंगे। तो कोई भी बुद्धिमान से बुद्धिमान, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी होगा, उसने वहां आतंकवादी छोड़े ही नहीं होंगे, उसने कहा सब इधर उधर हो जाओ। बिल्डिंग बची हुई है, उनको उठा करके वो ले नहीं जा सकता था। अपना अंदर से जो भी सामान होगा वो भी उसने इधर उधर कर दिया होगा। ये अब दूसरा इन्होंने जो है आतंकवादी अभी तक उनके हाथ में नहीं आए। कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो चुका है। ट्रंप लगातार जो है उसको मुद्दे को कि भाई मैंने मध्यस्थता कराई, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि मैं मध्यस्थता में कोई और देश के 50-40 साल से इसकी जो है कोशिश कर रहा है, वो भी उसका सफलता मानी जाएगी। और सारे देश, तुर्की हो, चीन हो, सब खुल के उसके साथ खड़े हो गए। आपके साथ एक भी देश नहीं दिखाई दे रहा। इससे पता लगता है कि आपने कोई डिप्लोमेसी इस तरह की नहीं की थी जिसकी वजह से कि आपके साथ कोई देश खड़ा हो, और वही चीज वहां दिखाई दे रही है। तो ये उल्टे मुंह के बल गिरे हुए अब ये कह रहे हैं कि भैया आप मुझे बचा लो, विपक्ष के सांसदों तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ, और जो सिर पे मार पड़ने वाली है थोड़ी सी तुम भी झेल लो, ठीकरा जो फूट रहा है थोड़ा सा आप भी झेलो। और उसमें भी इन्होंने होशियारी चालाकी की है। जो नाम कांग्रेस चाहती थी कि इस डेलीगेशन में जाए, उनको ना ले जाकर के अपनी मर्जी से छांट रहे हैं। संसद से ये बच रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में ये नहीं आते। तो भैया क्या जवाब देंगे? राजा हो क्या कहीं के? अगर नहीं समझ रहा तो इस्तीफा देके अपने घर चले जाओ। होम मिनिस्टर कहाँ गायब है भाई? होम मिनिस्टर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेगा? तुमने कहा था हमने जो है ये 370 हटा दी है, अभी ये हमने यूनियन टेरिटरी बना रखी है क्योंकि सुरक्षा वहां उनसे हो नहीं रही है, हम करेंगे सुरक्षा। सुरक्षा हो नहीं रही थी, तुम कर रहे हो, तो बताओ कैसे आतंकवादी घुसे? उसकी जवाबदेही किसकी है? और ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप विदेश में जाओगे तो ये आपके भक्तों का नहीं, वहां सबूत दिखाने पड़ेंगे कि कौन था, कहाँ था, कौन पकड़ा गया, किसके एक्शन था, क्या नहीं था। उसके काउंटर में पाकिस्तान भी अपनी बात उनके सामने रखेगा, तब वो आपके फेवर या अगेंस्ट में होंगे। लेकिन फिलहाल तो सारा विश्व आपके अगेंस्ट में दिखाई पड़ रहा है, और जो 56 इंच सीना लेकर के गले मिलते घूम रहे थे, वो सारी इनकी रणनीति जो है फेल हो रही है। अब ये जैसे टर्की है, देखिए विदेश नीति का और डिप्लोमेसी का एक फंडामेंटल रूल है अपने दुश्मन को शांत करना अगर आपके खिलाफ कोई देश है, और जो दोस्त है उनको दोस्त में कन्वर्ट करना या दोस्तों को और मजबूत रिलेशन में लाना।
अब टर्की ने कह दिया या ड्रोन दे दिया, भैया वो सब आदमी अपने हथियार बेच रहे हैं। अब फ्रांस के आपने रफेल खरीदे थे, तो पाकिस्तान फ्रांस से अपने संबंध खराब कर लेगा क्या? ये तो सारा व्यापार है। आपने टर्की से कहा कि हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, मैंने स्टैटिस्टिक्स देख ली है, $7 बिलियन का वो सामान खरीदता है तुमसे, और तुम खरीदते हो केवल साढ़े 3 बिलियन का। नुकसान ज्यादा तुम्हारा होगा। और पूरी ये मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को कहीं ना कहीं टर्की प्रभावित करता है। अभी भी जो वार्ता हो रही है यूक्रेन की, रशिया की जो वार्ता चली है, वो भी टर्की में ही हो रही है। एक किस तरह की बातें कर रहे हैं। सारे मिडिल ईस्ट को उन्होंने सारे जो डील्स थे वो करके वो निकल गए। ट्रंप और ये ट्रंप का नाम नहीं लेना चाहते, ट्रंप के विषय में कुछ बोलना नहीं चाहते। तो मुझे तो लग रहा है कि देश जो है बिल्कुल भी सुरक्षित हाथों में नहीं है। और इनका तो अंत वास्तव में 2024 में हो चुका था, लेकिन ईवीएम ने इनको बचा लिया, या जो भी समझो। अब जनता इनको ज्यादा दिन बर्दाश्त करने वाली नहीं। जी जी, तो जनता इनको ज़्यादा दिन बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और ये जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आती है, देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश था, है और रहेगा। ये देश की अस्मिता की बात है, देश की डिग्निटी की बात है। हम पूरे विश्व में किस तरह से जाने जा रहे हैं, विश्व पूरा हमें किस तरह से देख रहा है। हम 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला देश है, हम एक बड़ा बाजार है, हमारी एक साख है, लोग हमारी तरफ एक इज्जत की निगाह से हमारी तरफ देखते हैं। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं विश्व के प्रति, अलग अलग देशों के प्रति, कि उनके यहाँ क्या घटित हो रहा है, उसमें हमारी क्या राय है, हम किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ नहीं खड़े हैं, किन इश्यूज के साथ हैं, किन इश्यूज के साथ नहीं है। ये हमारी पॉलिसीज जो रही हैं हमेशा से, हम उसमें अडिग हैं या नहीं है, ये तमाम चीजें हैं और दुनिया हमारी तरफ देख रही है। लेकिन ऐसे वक्त में जब हमें उन तमाम देशों की जरूरत थी, क्योंकि जब भी कोई जंग होगी या कुछ भी होगा, हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते हैं, तमाम तरह के हमारे टाइज होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, उन सबका हमको देखना होता है एक देश के तौर पर। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, वो साफ तौर पर कई तरह के सवाल खड़ी करती हैं। अमरीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ बहुत जल्दी, मुझे पता है थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ा है। मैं डॉक्टर सुनीलम जी से, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी जाना है, एक उनसे मैं कमेंट में लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुनीलम, आपकी प्रतिक्रिया। बहुत सारी बातें ओंकारेश्वर जी ने कही है, पुष्पेन जी ने कही है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो फिलहाल एक विदेश नीति जो होनी चाहिए उस पर एक तरह से बैकफुट पर खड़ा हुआ देश जो है वो नजर आ रहा है, ये सरकार नजर आ रही है? जी, बहुत शुक्रिया बुशरा जी। असल में जो बातें आई हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। मेरा कहना यह है कि भारत के अंदर विदेश नीति लगभग कंसेंसस के ऊपर आधारित रही और उसके अंदर लगभग सभी का सहभाग रहा। मोदी जी ने आने के बाद में उसको पूरा पलट दिया। इसीलिए एक जमाने में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसके साथ 120 देश खड़े होते थे, और अभी जो है एक भी देश खड़ा नहीं है। कहा जाता है कि तालिबानी खड़े हुए हैं अफगानिस्तान के, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कितना खड़े हुए हैं और कितनी समस्याएं पैदा वो कर रहे हैं। तो विदेश नीति का फेल्योर तो देश और दुनिया के सामने है नरेंद्र मोदी जी का। अब जहां तक ये सवाल है कि एक प्रतिनिधि मंडलों को भेजे जाने की बात है, 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे जा रहे हैं, उसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया है। अब मुख्य मामला तो कांग्रेस पार्टी का है। शशि थरूर के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ही आपत्ति करने का काम किया। मुझे लगता है कि ये तो खैर पार्टी का अपना जो है हक है कि वो किसको रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजेगी, लेकिन मैं ये देखता हूं जो है शशि थरूर 29 वर्षों तक यूनाइटेड नेशंस के साथ में जुड़े रहे, अधिकारी के तौर पर उन्होंने काम किया है। पॉलिटिक्स में तो अभी आए हैं, वो एक तरीके से बहुत पुराने हैं, और जो है हालांकि लोकसभा जीतना कोई आसान नहीं होता केरल के अंदर, लेकिन वहां पर आपको मालूम है कि यूडीएफ एलडीएफ काम करता है, तो इसीलिए उसी के सहारे वो जीत जाते हैं। लेकिन उनको अनुभव है, विदेश मंत्री, राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। तो अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन शशि थरूर के बारे में कांग्रेस पार्टी को लेना है कि भाई उन्हें लगता है कि उन्हें रखना है, पार्टी में नहीं रखना, ये एक एकदम अलग बात है। लेकिन उनके जाने के ऊपर आपत्ति क्या हो सकती है? जाने के ऊपर तो आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो नाम अपने दिए
अब उन नामों को अगर नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी का यह अधिकार है कि वो कहे कि हम इस जो डेलीगेशन है हम इससे बाहर जाएंगे। जो देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो नाम दिए हैं, क्योंकि मैं लगातार इसमें एक आईयूसी के साथ में, सोशलिस्ट इंटरनेशनल के साथ में और जो है प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ में मेरा इंटरेक्शन रहा है, तो अब उन्होंने जो नाम दिए हैं वो नाम आनंद शर्मा का नाम है। तो आनंद शर्मा का नाम एकदम ठीक है, क्योंकि आनंद शर्मा विदेश मंत्री भी रहे और हमारे जमाने से वो तमाम सारे युवाओं के डेलीगेशन के वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। तो वो सोवियत रशिया से लेकर के, क्यूबा से लेकर के तमाम सारे देशों में वो जाते थे और उनको इसका अनुभव है। लेकिन अब गौरव गोगोई का नाम ले लिया। गौरव गोगोई का नाम उन्होंने जो ही लिया तो हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि भाई ये तो जो है पाकिस्तान का एजेंट है, इनकी पत्नी के तार जो है वो जुड़े हुए हैं। आप सोचिए, आप मतलब ये इतनी बड़ी बात वहां पर ले जाके इन्होंने फंसाया, इन्हें तो मालूम ही है ना। ये गौरव गोगोई के खिलाफ में हेमंत विश्व शर्मा तो कोई नई बात नहीं, वो ऐसी बात करते ही रहा है, पहले से करता रहा है। तो जब आप इनका नाम डालेंगे तो ये बात अनावश्यक तौर पर आएगी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है कांग्रेस पार्टी ने अभी दुनिया की तमाम सारी पार्टियों को हैदराबाद में बुलाया था। उसकी देश के अंदर चर्चा नहीं हुई, है ना, बिग जीरो, बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। अब क्यों नहीं चर्चा की, कांग्रेस पार्टी बताएगी कि उसने क्यों नहीं चर्चा की, लेकिन मेरी जानकारी में है वो जो कार्यक्रम हुआ, 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर प्रोग्रेसिव अलायंस के दुनिया के आना तो 100 पार्टियां था, उसमें से कितनी आई ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन उसको होस्ट करने का काम जो है वो स्वयं हैदराबाद में हुआ था और जो है वहां की सरकार ने उसको होस्ट करने का काम किया था। तो अब ये तो खैर आतंकवाद के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, पूरा विपक्ष खड़ा है और सब लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ में सैनिक कार्रवाई का समर्थन करने का काम किया। तो अब ये तो अपोजिशन को तय करना है कि अगर समाजवादी पार्टी जो नंबर 3 की पार्टी है, मतलब देश की संसद के अंदर उसके 40 सांसद हैं, अगर आप उसको इंक्लूड करने का काम नहीं कर रहे हैं, आप आरजेडी को इंक्लूड करने का काम नहीं कर रहे हैं, तमाम सारी पार्टियां जो 26 पार्टियां हैं जो है इंडिया गठबंधन में, उनमें से कितनों को इंक्लूड किया है कितनों को नहीं किया ये मुझको मालूम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिग्नल देने का काम किया। डीएमए की जो है जब कनिमोड़ी को जो इन्होंने इन्वॉल्व किया तो ये भी बात साफ हो गई कि जो विदेशी डेलीगेशन ये जो भेज रहे हैं उसके साथ में इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो शशि थरूर हो, उनके माध्यम से भी कर रहे हैं, कनिमोड़ी के माध्यम से भी कर रहे हैं। और लोग तो कहते ही थे कि भाई जो है फिक्सिंग है बहुत बड़ी, जो है एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी की दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, तो उनको भी खुल करके वो भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं भेजने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जैसे समाजवादी पार्टी का आज का नहीं, आज जो है अभी 90 साल हो रहे हैं। आज के दिन ही 17 मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पटना के अंदर बनी थी। आज उसको 90 साल हो रहे हैं और इन 90 सालों में जो भी सोशलिस्ट पार्टी रही या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रही या बाद में जनता पार्टी रही, उसका पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया की तमाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ में बहुत बड़ा इंटरेक्शन रहा है। उसका एक अपना क्लाउड है, उसका एक अपना संपर्क है और समाजवादी पार्टी भी आज उसके साथ में जुड़ करके काम करती है। आपने अगर उसको जोड़ा होता तो फिर उससे आपको लाभ होने वाला था, है ना, लेकिन जोड़ा नहीं जोड़ा वो मुझे मालूम नहीं है। अधिकृत तौर पर समाजवादी पार्टी बताएगी कि उन्हें जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे अटल जी का को जो है भेजा था, उसी तरीके से मेरे पीछे जो फोटोग्राफ है लोकनायक जयप्रकाश नारायण का फोटो है। इनको 1971 के अंदर जब ऑपरेशन किया और शांति सेना जो भेज करके एक बांग्लादेश जो गठन हुआ, पूरी दुनिया के अंदर बांग्लादेश को मान्यता मिले, इसके लिए जयप्रकाश नारायण, जिनको कि बाद में आपको मालूम है इमरजेंसी में पूरे समय इंदिरा गांधी ने जेल में रखने का काम किया, लेकिन उन जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने भेजा और वो दुनिया के तमाम सारे देशों के अंदर वो गए थे और बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो है समर्थन जुटाने का काम किया था। इसी तरीके से आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि पूरे के पूरे मतलब साउथ एशिया का सबसे पहला जो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस है, रंगून कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, वो सोशलिस्टों ने कराया था। उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है
तो खैर फिलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तो उनकी देश नीति पूरी तरीके से फेल है। उन्होंने पूरी दुनिया में इंडिया को पूरी तरीके से आइसोलेट करके छोड़ दिया है। अब उनको कुछ जब समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर वो विपक्ष को साथ लेना चाहते हैं, तो मुझे तो लगता है कि इंडिया गठबंधन को अपनी मीटिंग बुलानी चाहिए और मीटिंग बुला करके ये तय करना चाहिए कि वो इसका हिस्सा रहना चाहते हैं एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल या नहीं रहना चाहते। मुझे लगता है कि उनको रहना चाहिए। ये मामला नरेंद्र मोदी का नहीं है ना। नरेंद्र मोदी जैसे आए और गए, है ना, देश के आजादी के आंदोलन में बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो एक व्यापक नजरिए को रख करके मेरी अपनी समझ ये है, इंडिया गठबंधन अपनी मीटिंग बुलाए, उस मीटिंग के अंदर वो इन प्रिंसिपल तय करे और फिर सरकार के साथ नेगोशिएट करे जिन लोगों को भेजना है। आफ्टर ऑल वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उसमें पिक एंड चूज जो है वो अलाउड नहीं हो सकता। जो पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी उसको ही आपको जो है डेलीगेशन के अंदर शामिल करने का काम करना पड़ेगा। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके की परिस्थिति बन रही है, तो पॉलिटिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो है नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से असफल हैं, आइसोलेटेड हैं, इसलिए वो मदद मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे समय जब मदद मांगी जा रही हो, तो उस समय मदद देने का काम करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का समय बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। कितना समय तक चलाएंगे इस देश को कॉरपोरेट के साथ मिलकर के, या जो है ट्रंप के साथ में या इजराइल के साथ में मिलकर के ज्यादा लंबा समय नहीं चल पाएंगे। उसके बाद में इस देश को तो चलना ही है, देश को आगे बढ़ना ही है। विदेश नीति के ऊपर कंसेंसस बने, फिर से बने, इसकी कोशिश होनी चाहिए। उसमें ब्रिक्स एक बहुत बड़ा हम लोगों की एक भूमिका अदा कर सकता है। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं, इसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें आपने रखी हैं। और जो आपने लास्ट में कहा है कि एक इंडिया गठबंधन को अपनी एक मीटिंग बुलानी चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजों को उनको तय करना चाहिए, उनको अपनी तरफ से भी एक तरह से सरकार से बात करनी चाहिए। वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं ऐसे वक्त में जब वो रिसीवर हैं, यानी कि वो उस तरफ खड़े हुए हैं। और ये मौका है इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने पूरी दरियादिरी दिखाई है इस पूरे दौरान, वो शायद इससे पहले कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी। लेकिन अमरीश जी, फिर ये सवाल कि एक ऐसा नेता जिन्हें क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ हो कि वो अपने आसपास अपने किसी पार्टी के किसी चेहरे को भी ना आने देते हो, वो अगर कोई आर्मी ऑपरेशन हो तो आर्मी के ड्रेस में वो नजर आते हो, वो कैप पहनकर भी नजर आते हो, वो आदमपुर एयरबेस भी पहुंच जाए, वो हर जगह उनके पोस्टर्स लगे हो तो उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हो जब सेना को हमें क्रेडिट देना हो। ऐसे वक्त में वो इस तरफ खड़े हुए कैसे नजर आ रहे हैं? इतनी क्या मजबूरियां फिलहाल हैं नरेंद्र मोदी की कि उन्हें ये करना पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन के आगे झुकना पड़ रहा है उनको? देखिए, सबसे बड़ी तो उनकी मजबूरी ये है कि वो बुरी तरह से फेल हो गए। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, पूर्व वक्ताओं ने जो बात कहा है, जो बात कही है विदेश नीति के बारे में, उसको मैं सम अप कर देता हूं। सिंपल सी बात यह है कि इस समय देखिए दुनिया यूनिपोलर नहीं रह गई है, दुनिया मल्टीपोलर हो गई है। और आप ही के कार्यक्रम में डॉक्टर सुनीलम शायद थे, उसमें मैंने कहा था, और वो किसी दूसरे विषय पे था, कि एक तरफ अमेरिका, इजराइल और कुछ कुछ यूरोप का ब्लॉक है और एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान। और इन दोनों ब्लॉक में भारत को रशिया, चाइना, ईरान के साथ जाना चाहिए। ये पहले कहा था, पहलगाम की घटना से भी शायद पहले हुई थी या उसके तुरंत बाद। अब देखिए, अब बहस क्या हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत के भी जो प्रमुख जो माइंड्स है जैसे प्रवीण साहनी, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो इस समय जो पूरी दुनिया है उसमें दो तरीके के ब्लॉक्स हैं। एक तो अमेरिका द्वारा, जो अमेरिका लीड कर रहा है, जिसमें एक जीरो सम गेम होता है, जिसमें आप हमारे साथ हैं तो हैं, आप हमारे साथ नहीं है तो नहीं है, बड़े देश हैं, छोटे देश छोटे देश। दूसरा ब्लॉक है जो कि अब वो ग्लोबल नॉर्थ है। दूसरा ब्लॉक है ग्लोबल साउथ का, जिसमें चाइना और रशिया लीडरशिप कर रहे हैं। चाइना और रशिया एक कॉमन कॉन्सेप्ट यूरेशिया को लेके चल रहे हैं। और आज रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उनका सीधा बयान आ गया है, पहली बार ये बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भारत को ब्रिक्स से निकालने की अमेरिका और की ये कोशिश है, या वेस्टर्न पावर्स की ये कोशिश है। अमेरिका का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा वेस्टर्न पावर्स की कोशिश है भारत को ब्रिक्स में निकालने की। अब देखिए, तो बात हो गई सीधी बात की, एक तरफ अमेरिका लेड नेटो है, एक तरफ ब्रिक्स है, ये दो ब्लॉक्स है। और ब्रिक्स जो है उसमें जो
जो राष्ट्र हैं उनकी फिलॉसफी जीरो सम गेम की नहीं है। उनकी फिलॉसफी ये है कि हर राष्ट्र को एक अधिकार है अपना रास्ता खुद चुनने की, और राष्ट्रों में बराबरी होनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। इसीलिए जो 193 राष्ट्र जो यूएनओ के अंडर हैं, उसमें एक बड़ा हिस्सा इस समय ब्रिक्स के ब्लॉक के साथ है, और ब्रिक्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसके मेंबरशिप बढ़ती चली जा रही है। ईरान भी उसमें आ गया है, उसमें साउथ अफ्रीका पहले से है, कई और देश उसमें आ गए। अब देखिए, अब यहां पर आपको जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध हुआ, या जो भी उसको कह लीजिए स्कर्मिश हुई, उसका पूरा पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। और पहलगाम जो हमला हुआ है उसका भी आप पर्सपेक्टिव देख सकते हैं, क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरी जो क्राइसिस है ये वेस्ट ने कराई, और इसके पीछे अगर हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना भी कहें तो ये जरूर हम कहेंगे कि कुछ ऐसे एजेंट्स वेस्ट के और इजराइल के भारत के अंदर हैं जिन्होंने इस पूरी क्राइसिस को अंजाम दिया। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि इसमें देखिए जो युद्ध हुआ है या जो एक स्कर्मिश हुई है, इसमें जो जहां पर इंडिया फंस गई वो ये है कि जैसे मान लीजिए अभी मल्टी डोमेन लड़ाई होती है। अब उस तरह की लड़ाई नहीं होती कि दो सेनाएं जाएं और एक वायुसेना और दूसरे वायुसेना में डॉग फाइट्स हो। लड़ाई ये हो रही है, देखिए, एक जब भी एक एयरक्राफ्ट जाता है, जैसे भारत का राफेल जाता है, उसके साथ सैटेलाइट सिस्टम एक होता है, उसके साथ रडार सिस्टम होता है, उसके साथ एयर वार्निंग सिस्टम होते हैं, उसके फिर एयरक्राफ्ट होता है, फिर मिसाइल होती है। ये 5 चीजें होती है। इंडिया के पास जो इंडिया की जो समस्या हो गई इसमें कि 5 अलग अलग देशों से आई। एवैक सिस्टम जो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम इजराइल से, रडार सिस्टम रशिया से, राफेल फ्रांस का। अब उसमें तारतम्य कैसे बैठे? अब उसके और उधर जो पाकिस्तान को एडवांटेज, पाकिस्तान की सारी 5 चीजें चाइना से, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन पूरा। उसके बाद यहां पर कोऑर्डिनेशन, इसीलिए देखिए राफेल एक गिरा है, इसके कम से कम एक के बारे में कंसेंसस बन रहा है कि राफेल एक गिरा है। और भटिंडा वाला जो है वो जो पूरा केस है, बाकी सारे केसेस में मान लीजिए बहुत सारे डाउट्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, उस पर हम भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक राफेल जो प्लेन है वो गिरा है, उसमें कोई पायलट मारा नहीं गया, वो बात सही है। लेकिन उसको इंडियन आर्मी ने भी अपनी ब्रीफिंग में कहा कि भाई व्हेन देयर इज कॉम्बैट सो देयर आर लॉसेस। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब मैं जयशंकर जी के बयान पे आता हूं। सबसे मजेदार बात मिश्रा जी इसमें पता क्या है? इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद ये पूरी बहस चल रही थी, तो उसमें ये बात आई थी कि एक्चुअली बालाकोट जो 2019 में हुआ था उसमें भी भारत ने इन्फॉर्म किया था पाकिस्तान को। ये प्रोटोकॉल है। जब आप एक युद्ध नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी इजराइल ने यमन पे आज बम्बार्डमेंट किया, तो उसने यमन को इन्फॉर्म किया। अब वो एक प्रोटोकॉल होता है कि जब आप एक युद्ध में नहीं होते हैं, लेकिन आप किसी देश के किसी एसेट पे या खास तौर पे उसके सो कॉल्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप वो हमला करते हैं, या आप किसी और कोई और प्ली लेके करते हैं, तो उसमें एक इंफॉर्मेशन होती है। अब बालाकोट में ये इंफॉर्मेशन हुई थी, तो क्या कहा गया यहाँ भारत में ये कहा गया, और ये मैं बता रहा हूं आपसे कि जो 6-7 मई को हमला हुआ उसके पहले 2-3 मई को ये बात आ गई थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो है सज्जन पब्लिक डोमेन में। उन्होंने ये कह दिया था कि ये बालाकोट वाला खेल बार बार नहीं होगा कि आप इन्फॉर्म करेंगे। पाकिस्तान तैयार नहीं था, और पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि वाकई ये कर देंगे, उन्होंने कर दिया। इस बार पाकिस्तान तैयार था। मजेदार बात यह है कि जब ये प्रोटोकॉल है, और ये बात पहले, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने अभी क्यों इस बात को जाहिर किया? और उसके पीछे आ जाता है जयशंकर प्रसाद और शशि थरूर। क्या कोई कंपटीशन हो रहा है? क्या ये स्थिति है कि शशि थरूर को इसलिए भेजा जा रहा है कि वो जयशंकर प्रसाद को रिप्लेस करें? इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने ये बात बोल दी, जो बात अल्टीमेटली मोदी गवर्नमेंट को एम्बैरेस करेगी। अब आप देखिए इस सरकार में कितने निचले स्तर के, कितने भोंडे, जो कि मैं कहता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिर के जो फेलियर्स हैं उनको ये लोग आगे लाते हैं, उसके टॉपर भी आगे नहीं लाते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन उसके भी फेलियर, जैसे जो लोग विजय शाह और वो जो मंत्री बोला है, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये बड़ी ही छोटे लेवल पे सोच वाली सरकार है। ये इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों में देखिए आपको उलझा के रखती है। बड़ी पिक्चर यही है कि भारत
के पास एक्चुअली अभी जो वेपन सिस्टम्स हैं, अभी जो सारी पोजीशंस हैं, वो अभी उस लेवल की नहीं हुई है कि वो एक ऐसी चीज में, ऐसी लड़ाई में उलझ सके पाकिस्तान से जिसमें चाइना भी साथ है, क्योंकि ये कभी मत भूलेगा कि चाइना साथ है। और और रशिया ने कहने की कोशिश की कि इंडिया को ब्रिक्स से हटाने के लिए करवाया गया। चाइना के खिलाफ अमेरिका चाइना के खिलाफ इंडिया को अमेरिका यूज करना चाहता है, सिंपल सी बात है। और वो नहीं चाहता ब्रिक्स ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि ये मरने मारने की लड़ाई है। ब्रिक्स सक्सेसफुल होगा तो डॉलर कमजोर होगा, अमेरिका कमजोर होगा, सीधी बात है। भारत को फायदा है ब्रिक्स के मजबूत होने में, लेकिन शायद प्रधानमंत्री के दोस्तों को फायदा नहीं है। ये देखिए पूरी कहानी। जी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है। और ये कितनी दूर तक ये बात जा रही है और पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब दिख रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ अमरीश जी ने ये कही है कि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी लड़ाई जो हो रही है वो दो देशों के बीच है, चाहे वो आप इसराइल और फिलिस्तीन की हम बात करें, वो तो खैर पहले से ही बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल इशू है, उसे इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप लेकिन बात कर लें, हम रशिया की, यूक्रेन की बात कर लें, इससे पहले भी कोई भी दो देशों के बीच नहीं होता है, बल्कि ये एक तरह से पूरी दुनिया में कौन से देश किस तरफ आकर खड़े हुए हैं, कौन उस वक्त में किसकी मदद कर रहा है, किसके अपने जाती मफाद क्या हैं, इस सब पर आकर ये पूरी की पूरी बात जो है वो टिक जाती है। लास्ट कमेंट आपका पुष्पेन जी, और फिर लास्ट कमेंट के लिए आपके पास भी आ रही हूं मैं अमरीश जी। वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में आपसे मेरा सवाल कि क्या आगे फिर आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? क्या ये डेलीगेशन भेजकर खाना पूर्ति हो जाएगी? क्या जो डैमेज हो चुका है वो कंट्रोल हो जाएगा? में ये डैमेज कंट्रोल कर नहीं पाएंगे और ना ही मोदी इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। और मोदी जी के लिए जो है ना, वो एक शेर की वो है एक पंक्ति कि भाई बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इनकी हालत ये होगी, आप देख लेना। अब ये इनका ढलान बहुत तेजी से होता जा रहा है। जी जी, बिल्कुल। अमरीश जी, क्या आपको ये लग रहा है कि यहाँ से किसी तरह का कोई डैमेज कंट्रोल, या फिर आपको लग रहा है कि आप विदेश नीति को अपनी सुलझाने के लिए या देश की स्थिति को बताने के लिए आप ये भेज रहे हैं यूएनसी के देशों में इन डेलीगेशन को, लेकिन फिर आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या करेंगे? आने वाले वक्त में तो बिहार का इलेक्शन है। नहीं, बिहार के इलेक्शन तो देखिए इनके लिए अब टेढ़ी खीर हो गया है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। मामला यहां पर यह है कि विदेश नीति में आपके साथ जो देश नहीं खड़ा हुआ कोई, और क्योंकि आपकी जो एक सोच थी गुट निरपेक्ष वाली, और गुट निरपेक्ष वाली भी जो सोच थी उसमें भी आज आप कायम नहीं रहे। आपने सीधे सीधे अमेरिका इजराइल कैंप में आप जा रहे थे। अमेरिका इजराइल कैंप में आप जा रहे थे इसे, और दुनिया इतनी बटी हुई है इस समय कि वो आपके साथ नहीं खड़ी हुई। अमेरिका इजराइल वैसे नहीं खड़े हो सकता है, और मतलब उसने बयान दिया, लेकिन इजराइल की मदद का अभी कोई मतलब नहीं है। दूसरा देश जो भारत के साथ खड़ा हुआ वो तालिबान अफगानिस्तान, जिसको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अब आप सोचिए ये हालत हो गई है। तो आपको ये तय करना होगा कि आप विदेश नीति में आप ब्रिक्स के साथ हैं कि आप अमेरिका लेड कोalition के साथ हैं। इसको आप साफ करिए। अगर आप जब तक साफ नहीं करेंगे तो भारत की ऐसी ही बुरी गत होती रहेगी। जी, बिल्कुल। और ये सोचने की जरूरत है, और ये तब हो रहा है, ये मैं बार बार कहूंगी, बार बार कहा जाना चाहिए कि आप अपना कंपैरिजन इंदिरा गांधी से करते हैं। जब तीसरी बार चुनकर आए थे तब कंपैरिजन किया गया था। नेहरू को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, कांग्रेस को आप ये बताते हैं कि वो कितनी बड़ी देशद्रोही पार्टी है। ये तमाम चीजें कहते हैं, आप नहीं वो करते हैं। और ये जो भक्त मंडली है व्हाट्सएप पे जिन्हें ज्ञान मिलता है, या फिर जो पूरा राइट विंग है, ये बताते नहीं थकता है कि कैसे नरेंद्र मोदी के रहते विदेश नीति हमारी कहां पहुंच गई, हमारी देश की छवि कहां पहुंच गई है। पासपोर्ट तक की बात होती है कि पहले जब पासपोर्ट हम दिखाते तो क्या होता था, अब हम पासपोर्ट दिखाते हैं तो लोग उसे किस तरह से देखते हैं। वो उसका जो चिट्ठा है वो पूरी तरीके से खुलकर जो है वो सामने आ गया है। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, सरकारें आएंगी और जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, देश था है रहेगा, और हमें अपने देश की फिक्र है, इसीलिए हम ये तमाम बातें आपके सामने रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी आपका, अमरीश जी आपका, और सुनीलम जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। शाम को जरूर जुड़िए। आप देश भर की, दुनिया भर की तमाम खबरों का विस्तृत विश्लेषण जानने के लिए न्यूज पॉइंट में राजीव जी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।